इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 20 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देखिए, द प्राइम पर्पस ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वाज टू ऐड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is in itself one of the most powerful programming languages। तो देखिए, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो ओरिजिनेट हुई है ये कहाँ से हुई है? ये एक्चुअली सी का ही एक्सटेंशन कह सकते हैं। इसमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बस ऐड कर दिया गया है, तो ये बन गई सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। इससे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स ऐड करने की वजह से ये लैंग्वेज और भी पावरफुल हो गई। ऑलरेडी पावरफुल थी, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स भी डाल दिए तो फिर ये बन गई सी प्लस प्लस। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं ये एक्सटेंशन है। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी। तो देखिए, द कोर ऑफ द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जो कोर कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऊप्स का, वो होता है कि ऑब्जेक्ट बनाना। इसमें सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट की जाती है। किसमें? सी प्लस प्लस में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं कोड में। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन कोड दैट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज एंड मेथड, और हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्लास के ही इंस्टेंस को कहते हैं। क्लास ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट उसका कुछ स्पेसिफिक जो हम बनाएंगे उनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सो हर एक क्लास हो या ऑब्जेक्ट्स हो, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं उसको, या डाटा वैल्यूज कह लीजिए, डाटा आइटम्स कह लीजिए। मेथड्स को फंक्शंस भी कहते हैं। सो अब देखिए, while designing C++ modules, we try to see whole world in the form of objects। हम C++ मॉड्यूल्स मतलब जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं C++ की, तो यहाँ हर चीज़ को हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही देख रहे होते हैं। हम पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है उसको एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज। जैसे कार की भी बात करेंगे तो कार को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है जिसके अपनी प्रॉपर्टीज होंगे और अपने मेथड्स होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब वही एट्रीब्यूट्स। सो कार क्या हो गई? एक ऑब्जेक्ट है विच हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज कलर, नंबर ऑफ डोर्स एंड दी लाइक, मतलब ऐसे और भी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, और उसके कुछ मेथड्स होते हैं कार के। इट ऑल्सो हैज सर्टेन मेथड्स सच एज एक्सेलरेट हो गया, ब्रेक हो गया एंड सो ऑन, मतलब जो भी एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं कार के थ्रू। There are a few principal concepts that form the foundation of object-oriented programming। Object-oriented programming का foundation जो concepts create करते हैं वो कुछ principal concepts को हम यहाँ discuss करेंगे। तो लेकिन फिर एक बार formally देख लेते हैं कि C++ में OOP आखिर होती क्या चीज़ है, फिर हम उन concepts को भी देखेंगे। तो अभी और एक definition देख लेते हैं OOP का। So what is OOP? OOP stands for Object Oriented Programming। Procedural programming is about writing procedures or functions that perform operations on the data। Procedure Oriented Programming और Object Oriented Programming का एक बेसिक डिफरेंस भी हम यहाँ देखेंगे। Procedural Programming क्या करती है? इसमें हम प्रोसीजर्स लिखते हैं जिनको फंक्शंस भी कहते हैं, और वो फंक्शंस क्या करते हैं? डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करें? वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन बोथ डाटा एंड फंक्शंस। यहाँ पे फंक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म करें डाटा के ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स ही डाटा फंक्शंस दोनों को कंटेन कर रहे होते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट में डाटा फंक्शंस दोनों एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ रिलेटेड डाटा फंक्शंस होते हैं वो, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग डाटा फंक्शंस हो गए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। उसमें क्या है कि OOP इज फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। ये फास्टर है एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ये। OOP helps to keep the C++ code dry, don't repeat yourself and makes the code easier to maintain, modify and debug। debug मतलब होता है उसमें
जो भी फॉल्ट्स हैं वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसमें सी प्लस प्लस ओप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सी प्लस प्लस कोड को ड्राई बनाता है। ड्राई मतलब बार बार रिपीटिशन नहीं होगा, ठीक है, एक बार लिख दिया वो फिर कई जगह यूज कर सकते हैं उस सेम कोड को। ओओपी मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशंस विद लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। यहाँ जो एप्लीकेशंस रिलेटेड है उनको दोबारा दोबारा यूज़ किया जा सकता है, बार बार नहीं डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत उसमें जो भी मॉडिफिकेशन किया, चेंजेस किया, तो वो रीयूजेबल एप्लीकेशंस क्रिएट करना आसान रहता है वो ऊप्स में, और डेवलपमेंट टाइम भी इसलिए कम लगता है। टिप क्या है, ये जो ड्राई प्रिंसिपल है, डोंट रिपीट योर सेल्फ प्रिंसिपल, इज अबाउट रिड्यूसिंग द रिपीटेशन ऑफ कोड। बार बार कोड का रिपीटेशन नहीं होगा, एक बार क्रिएट कर दिया, उसी को जहां भी जरूरत होगी उसको बस यूज कर लिया। यू शुड एक्सट्रैक्ट आउट द कोड्स दैट आर कॉमन फॉर द एप्लीकेशन। जो कॉमन रहेगा पूरे एप्लीकेशन में उसको एक सेपरेटली वो कर लेंगे, और जब भी उसकी यूज होगी एक प्लेस पे उसको लिख देंगे, और बार बार उसको सिर्फ यूज करना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो जो कोड रिपीट हो रहा है, कॉमन है एप्लीकेशन में, प्लेस देम एट अ सिंगल प्लेस एंड रीयूज देम इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट। उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जैसे किसी फंक्शन या क्लास के फॉर्म में उसे बना दिया और उसको बार बार फिर हम यूज कर लेंगे। ये तो विद एग्जांपल्स आपको समझ आएगा। अब देखिए सी प्लस प्लस में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लुक एट द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन टू सी द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिससे आपको क्लास और ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सपोज एक क्लास की बात करें तो सपोज फ्रूट एक क्लास है, ठीक है, जनरलाइज चीज है फ्रूट। इसका लेकिन स्पेसिफाई जब कर देते कि कौन सा फल, तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट्स। तो इस फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, कोई भी फल ले सकते हैं आप। यहाँ तीन स्पेसिफाइड है, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स। और एक एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल, जैसे एक क्लास है कार नाम की, तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे? स्पेसिफिक कार्स का नाम हो गया, वॉल्वो, ऑडी, टोयोटा। सो क्लास एक ब्लूप्रिंट कह लो या टेम्पलेट कह लो ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट क्लास का क्या कहलाएगा? इंस्टेंस। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा? ब्लूप्रिंट कह लो या फिर टेम्पलेट कह लो, और ऑब्जेक्ट क्लास का क्या कहलाएगा? इंस्टेंस। When the individual objects are created, they inherit all variables and functions from the class. जब हम एक क्लास बनाते हैं तो उसमें डाटा और फंक्शंस को कंबाइन कर रहे होते हैं एक साथ। डाटा को कह लीजिए कि वो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स और फंक्शंस, फंक्शंस को मेथड्स भी कहते हैं। तो वेरिएबल्स और फंक्शंस हमने एक साथ क्लास में डिफाइन किए हैं, यूज़ किए हैं। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का, तो वो ऑटोमेटिकली उस क्लास के वेरिएबल्स और फंक्शंस को इनहेरिट कर लेता है वो ऑब्जेक्ट, मतलब वो उसको एक्सेस कर पाएगा। अब ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही होता है। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दिस इज बोथ data and function that operate on data are bundled as a unit called as object। जो डाटा लिया हमने, जिसको एट्रीब्यूट्स कह लो, डाटा वैल्यूज कह लो, या यहाँ पे वेरिएबल्स कह लो, और फिर कुछ फंक्शन जो उस डाटा पे ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन दोनों को एक साथ हम एक बंडल के फॉर्म में, एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में यूज करते हैं, और वही सिंगल यूनिट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ डाटा और फंक्शंस को अलग नहीं किया गया है, दे आर कंबाइंड टुगेदर। क्लास ऑब्जेक्ट जनरल कॉन्सेप्ट, मतलब स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट हो गया, क्लास जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट हो गया। व्हेन यू डिफाइन अ क्लास, यू डिफाइन अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो क्लास एक तरीके से ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट कह लो या टेम्पलेट कह लो। क्लियर? दिस डजंट एक्चुअली डिफाइन एनी डाटा। एक्चुअल में क्लास कुछ नहीं परफॉर्म कर रही होती। सारे ऑपरेशंस कब परफॉर्म होते हैं? जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट फिर एक्चुअल में डाटा पे वर्क कर रहा होता है।
या फंक्शंस का यूज़ कर रहा होता है। क्लास तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने से पहले एक टेम्पलेट सा बनाया है। सो जो क्लास है, दिस डजेंट एक्चुअली डिफाइन एनी डाटा, बट इट डज डिफाइन व्हाट द क्लास नेम मीन्स। वो क्लास करना क्या चाह रही है वो तो डिफाइन कर देगा वो, लेकिन एक्चुअल यूज उस क्लास का कौन कर पाता है? ऑब्जेक्ट। दैट इज what an object of the class will consist of and what operations can be performed on such an object। सारी चीजें काम में कब आएंगी? जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास में तो सिर्फ चीजें हमने बता दी कि हाँ भाई ये वेरिएबल्स है और ये फंक्शंस है, और जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे वो ऐसा ऐसा वर्क करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट आएगा ऊप्स में। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? Data abstraction refers to providing only essential information to the outside world and hiding their background details, that is, to represent the needed information in program without presenting the details। Data abstraction क्या करता है? ये सिर्फ essential information देता है outside world को, और बाकी की सारी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं, बैकग्राउंड डिटेल्स को ये हाइड कर लेता है। सिर्फ जितने की ज़रूरत हो वो इन्फॉर्मेशन बता दी जाती है। इसमें क्या होता है? दैट इज़ टू रिप्रेजेंट, सिर्फ नीडेड इंफॉर्मेशन जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है विदाउट प्रेजेंटिंग द डिटेल, सारी डिटेल नहीं बताई जाती है। ये एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस होती है। एब्स्ट्रैक्शन टेक्निक जो है, मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाइए, ज़रूरत से ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ डेटाबेस सिस्टम हाइड्स सर्टेन डिटेल्स ऑफ हाउ डाटा इज स्टोर्ड, क्रिएटेड एंड मेंटेन। डाटा कैसे स्टोर है, कैसे क्रिएट है, वो इंटरनली कैसे मेंटेन किया जा रहा है, एक डेटाबेस सिस्टम ये डिटेल्स नहीं दिखाता है। तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में भी एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ होता है। तो जैसे डेटाबेस में सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यूज़र को दिखाई जा रही, पीछे की सारी चीज़ों को हाइड कर लिया जाता है, उसी प्रकार सी प्लस प्लस में भी एक एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट होता है। सिमिलरली, मतलब डेटाबेस के जैसे ही सी प्लस प्लस क्लासेस प्रोवाइड्स डिफरेंट मेथड्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड विदाउट गिविंग इंटरनल डिटेल अबाउट दोज मेथड्स एंड डाटा। वो मेथड्स को तो प्रोवाइड कर देगा, मतलब फंक्शंस को, लेकिन वो फंक्शंस की बहुत डिटेल्स को नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा वो हम आगे देख लेंगे। फिर है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब जैसे डाटा और फंक्शंस को एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, मतलब उनको जैसे कैप्सूल बना देते हैं ना, वन हाफ डाटा दूसरा फंक्शंस, दोनों को कंबाइन कर दिया तो जैसे एक कैप्सूल बन जाती है, उस तरीके से यहाँ डाटा फंक्शंस को एक प्लेस पे बंडल किया गया है, इसी को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। वही डाटा फंक्शंस मिलके ही तो क्लास बन रही है, और वही जब उसी का जब इंस्टेंस क्रिएट कर रहे तो उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो एनकैप्सुलेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन इज प्लेसिंग द डाटा एंड द फंक्शंस दैट वर्क ऑन दैट डाटा एट द सेम प्लेस। मतलब वो डाटा और जो फंक्शंस, इस इधर सिर्फ वही फंक्शंस होंगे जो उस डाटा का यूज कर रहे हैं, सिर्फ बिना मतलब का वो बिखरे बिखरे डाटा फंक्शंस नहीं है। फंक्शंस भी वही यूज होंगे वहां पे जो उस डाटा पे वर्क कर रहे हैं या उस डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इन इन फंक्शंस और डाटा को एक प्लेस पे रख दिया जाता है। While working with procedural languages, it is not always clear which functions work on which variables। प्रोसीड्यूरल में क्या होता है? वेरिएबल्स अलग रहते हैं, फंक्शंस अलग, कोई भी फंक्शन किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर लेता है, तो एक ना ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा फंक्शन किस वेरिएबल पे वर्क कर रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्योंकि एक साथ हमने एज अ बंडल यूज कर दिया है रिलेटेड डाटा और फंक्शंस को, तो हमें पता चल जाता है जो डाटा है, फंक्शंस भी वही होंगे उसके साथ जो उस डाटा पे वर्क कर रहे होंगे। यदि दूसरे टाइप का डाटा है तो उसके अपने फंक्शंस होंगे जो उस डाटा पे वर्क करेंगे। तो अलग अलग क्लासेस बन गई, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए। लेकिन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस में ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा फंक्शन किस किस वेरिएबल पर वर्क कर रहा है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स यू फ्रेमवर्क टू प्लेस दी डाटा एंड द रेलेवेंट फंक्शंस टुगेदर इन द सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ तो क्लास कॉन्सेप्ट ही ऑब्जेक्ट और क्लासेस का, जिसमें डाटा और जो फंक्शंस उस डाटा पे वर्क कर रहे हैं इन दोनों को एक साथ एज अ यूनिट का यूज किया जा रहा है, एज अ इन दोनों को एनकैप्सुलेट कर दिया गया, मतलब बंडल कर दिया गया एज अ यूनिट। तो इसी टर्म को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे एक क्लास है, इधर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप चलती है, एक क्लास है तो हम दूसरी भी क्लास उससे डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, और जो डेराइव्ड क्लास है उससे भी फर्दर और भी क्लासेस हम डेराइव कर सकते हैं।
तो इसको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मतलब क्लासेस के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड का। मतलब एक क्लास को हम दूसरी क्लास से डेराइव कर सकते हैं, तो जिससे डेराइव कर रहे हैं वो तो बेस क्लास कहलाती है, और जिसको बनाया है हमने उस क्लास से उसको डेराइव्ड क्लास कह देंगे। इनहेरिटेंस के भी बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर आएगा आगे। सो इनहेरिटेंस क्या है, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कोड रीयूजेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या है, कोड रीयूजेबिलिटी। तो इनहेरिटेंस इसमें बहुत हेल्प करता है। जैसे बेस क्लास में जो चीज़ें एक बार डिफाइन हो गई, तो जो डेराइव्ड क्लास है, जो बेस क्लास से हमने डेराइव की है, तो बेस क्लास की तो चीज़ें उसमें आएंगी ही आएंगी। जो डेराइव्ड है उसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं और बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कहते हैं। तो जो चाइल्ड क्लास है या डेराइव्ड क्लास है, वो पेरेंट के सारे मेथड्स और डाटा को एक्सेस कर सकता है, प्लस वो अपनी तरफ से नई चीज़ें भी डिफाइन कर सकता है। अपना डाटा हो सकता है उसमें और अपने नए फंक्शंस हो सकते हैं। लेकिन जो पेरेंट क्लास वाले हैं, बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक रिलेशनशिप बना देना होता है कि ये क्लास इससे डेराइव की गई है, वो ऑटोमेटिकली वो क्लास पेरेंट क्लास के या बेस क्लास की सारी चीज़ों को एक्सेस कर लेती है, उसका राइट है ये। तो कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया ना, मतलब पेरेंट वाले कोड को चाइल्ड यूज कर सकता है, या बेस क्लास के कोड को डेराइव्ड क्लास ऑटोमेटिकली ले लेगी। तो डेराइव्ड क्लास में वो कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, उधर बस अपना नया कोड लिखना पड़ेगा जो भी उस क्लास की स्पेशलिटी है। अब देखो, as the name suggests, inheritance is the process of forming a new class from an existing class. एक ऑलरेडी क्लास है, उससे फिर हम नई क्लास बना रहे, तो एग्जिस्टिंग क्लास है, तो देखो दैट इज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास को बेस क्लास भी कहते हैं या पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और जो नई क्लास हमने बनाई है इस बेस क्लास से, उसको क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वर्क कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, पेरेंट है, चाइल्ड है, चाइल्ड बहुत सारे फीचर्स पेरेंट्स के इनहेरिट कर लेता है, उसके अपने भी फीचर्स होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंस दिस फीचर हेल्प्स टू रिड्यूस द कोड साइज। इसकी मदद से बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता, तो कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है, मतलब कोड रीयूज हो जाता है और कोड का साइज जो है रेड्यूस हो जाता है। सिर्फ जो नया थोड़ा कोड लिखना वो हम डेराइव्ड क्लास में लिख देते, बाकी वो पेरेंट क्लास के सारे कोड को यूज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आएगा पॉलीमॉर्फिज्म का। The ability to use an operator or function in different ways, in other words, giving different meaning or functions to the operators or functions is called polymorphism। मतलब एक ही नाम होगा लेकिन फॉर्म अलग अलग होंगे। सो देखो, पॉली रेफर्स टू मैनी, एक फंक्शन होगा, या देखो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब एक ही नाम फंक्शन का यूज करेंगे, बट उसका पर्पज अलग अलग हो जाएगा, बहुत सारे फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी जैसे सम है, प्लस ऑपरेटर का यूज आप दो इंटीजर्स को प्लस करने के लिए भी कर सकते हैं, या दो फ्लोट वैल्यूज को भी प्लस करने के लिए कर सकते हैं, या दो स्ट्रिंग वैल्यूज को भी प्लस कर सकते हैं। लेकिन जब स्ट्रिंग्स को प्लस करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्कैटिनेशन। तो सेम ही फंक्शन या सेम ऑपरेटर के फॉर्म्स अलग अलग हो जाएंगे, तो इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इंडिविजुअली इन टॉपिक्स पे डेडिकेटेड चैप्टर्स है जो हम देखेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है वो है ओवरलोडिंग, जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों आएंगे। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। When the existing operator or function is made to operate on new data type, it is said to be overloaded। मतलब उसी सेम ऑपरेटर या फंक्शन को हमने ओवरलोड कर दिया, मतलब उसका टास्क बढ़ा दिया। सेम है, एग्जिस्टिंग है, उसका पर्पस कुछ और है, लेकिन उसको वो नए डाटा टाइप पे भी वर्क कर सकता है अलग तरीके से, ठीक है, नाम वही रहेगा। तो सेम नेम बट डिफरेंट टास्क, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, उसको हमने ओवरलोड कर दिया। तो एक ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, तो वो कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। या एक सेम सेम फंक्शन का नाम होगा बट वो अलग अलग डाटा टाइप्स पे परफॉर्म करेगा अपने ऑपरेशन, तो वो कहलाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। अब सी प्लस प्लस क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स को और भी डिटेल में हम देखते हैं।
The main purpose of C++ programming is to add object oriented to the C programming language, ये हम पढ़ ही चुके हैं। और जो क्लासेस हैं, क्लासेस कह लो या ऑब्जेक्ट्स, सबसे सेंट्रल फीचर सी प्लस प्लस का यही है। क्योंकि क्लासेस तो ब्लूप्रिंट हो गया ना, एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट्स ही वर्क कर रहे होते डाटा पे और फंक्शंस पे, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट क्लास ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना कह के इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Classes are the central feature of C++ that supports object oriented programming। और एक क्लासेस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से, एक यूजर डिफाइन कर रहा होता है कि एक क्लास में कौन कौन से डाटा होंगे और कौन कौन से फंक्शंस होंगे, इसीलिए क्लासेस को क्या कहा जाता है, यूजर डिफाइंड टाइप्स। अ क्लास इज यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो क्लास ही फिर उस ऑब्जेक्ट के फॉर्म को स्पेसिफाई कर रहा होता है। जैसे कार नाम की क्लास बनाई, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बना दिए अलग अलग। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। और जो क्लास है, इट कंबाइंस डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड मेथड्स फॉर मैनिपुलेटिंग दैट डाटा इनटू वन नीट पैकेज। एक बंडल के फॉर्म में वो डाटा और फंक्शंस को यूज कर रहा होता है। द डाटा एंड फंक्शंस विद इन अ क्लास आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो जो डाटा और फंक्शंस हम एक क्लास में यूज करेंगे तो उनको कहा जाता है कि वो उस क्लास के मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स में आपका डाटा भी आएगा और फंक्शंस भी, और हर क्लास के अपने अलग डाटा और मेंबर्स, डाटा और फंक्शंस होंगे। सी प्लस प्लस क्लास की डेफिनेशन देख लेते क्या है। व्हेन यू डिफाइन अ क्लास यू डिफाइन अ ब्लूप्रिंट फॉर अ डाटा टाइप। जब हम एक क्लास डिफाइन कर रहे होते हैं तो एक तरीके से हम उस डाटा टाइप का ब्लूप्रिंट डिफाइन कर रहे होते हैं। दिस डजंट एक्चुअली डिफाइन एनी डाटा, किसी डाटा को नहीं डिफाइन कर रहा होता है, बट इट ऑल्सो डिफाइन व्हाट द क्लास नेम मीन्स। दैट इज व्हाट एन, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली परफॉर्म क्या करेगा वो चीज़ें हम क्लास में ऑलरेडी बता देते हैं। एंड और वो ऑब्जेक्ट क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अ क्लास डेफिनेशन, क्लास कोई भी क्लास जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी नाम देंगे उसके आगे क्लास कीवर्ड लिखेंगे, सबसे पहले क्लास कीवर्ड, उसके बाद जो भी उस क्लास का नाम होगा वो लिखेंगे। फिर हम करली ब्रेसेस के अंदर क्लास की बॉडी, मतलब जो भी उसमें डाटा या फंक्शंस होंगे, सो पूरी क्लास को हम करली ब्रेसेस में एनक्लोज कर देते हैं और फिर सेमीकोलन से उसको एंड किया जाता है। अ क्लास डेफिनेशन मस्ट बी फॉलोड ईदर बाय अ सेमीकोलन और अ लिस्ट ऑफ डिक्लेरेशंस, या तो सेमीकोलन से या कुछ डिक्लेरेशंस हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्स डाटा टाइप डिफाइंड द बॉक्स डाटा टाइप यूजिंग द कीवर्ड क्लास। हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास का नाम हमने क्या दे दिया, बॉक्स। तो ये एक सिंपल सी क्लास हमने बनाई, सपोज बॉक्स नाम की क्लास है, तो ये बॉक्स क्या है, क्लास का नाम है। और क्योंकि ये एक क्लास है तो इसके आगे कौन सा कीवर्ड लगाएंगे, क्लास। फिर इसमें हम क्या देंगे, डाटा एंड फंक्शंस। तो जो डाटा वैल्यूज़ हैं, हम सिर्फ यहाँ पे डाटा डिफाइन कर रहे हैं, हम वैल्यूज़ नहीं बता रहे अभी। और इनको हमने क्या एक्सेस स्पेसिफायर दे दिया, पब्लिक, मतलब ये एनीवेयर आउटसाइड द क्लास एक्सेस कोई भी कर सकता है इन्हें। और ये एक्सेस स्पेसिफायर्स पे डेडिकेटेड चैप्टर आएगा आगे। ये 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। पब्लिक जो होते हैं, ये चाहे ये डाटा हो सकते हैं या फंक्शंस भी हो सकते हैं जिनको हमने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया क्लास में। दैट मीन्स इनको कोई भी आउटसाइड क्लास भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन प्रोटेक्टेड होता तो सिर्फ विद इन क्लास ही इसको एक्सेस किया जाता, और प्रोटेक्टेड होता तो एक तो वो क्लास इसको एक्सेस कर सकती, मतलब उस इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स, और जो डेराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं, जी, इस प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। या एक फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा आगे, वो फ्रेंड फंक्शन, इसको फ्रेंड फंक्शन कह लो या फ्रेंड क्लास होती है, वो जो फ्रेंड होंगे वो बस प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट होता है वो तो प्योरली प्राइवेट है, उसको सिर्फ विद इन क्लास एक्सेस किया जाता है। पब्लिक को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। इधर हमने 3 वेरिएबल्स लिए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। और ये किस टाइप के हैं, इनका डाटा टाइप है डबल, मतलब डेसिमल नोटेशन में ये यूज होंगे। तो ये क्लास डिक्लेयर की, इसकी शुरुआत इस वाली करली ब्रेसेस से, एंड भी यहाँ से, और इसको बिल्कुल एंड करने के लिए फिर सेमी कॉलन है। और ये कमेंट्स ऐड की हैं, ये है इस बॉक्स की लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। वैसे भी डाटा मेंबर्स मतलब उस क्लास की प्रॉपर्टीज, क्लास है बॉक्स, बॉक्स क्लास की प्रॉपर्टीज क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। So the keyword public determines the access attributes of the members of the class that follows it. Public मतलब उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है,
A public member can be accessed from outside the class anywhere within the scope of the class object. उसको क्लास के बाहर उस कोड में कोई भी एक्सेस कर सकता है. You can also specify the members of a class as private or protected, which we will discuss in a subsection. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. एक्सेस स्पेसिफायर्स पे डेडिकेटेड जो है टॉपिक आएगा, डेडिकेटेड चैप्टर हम देखेंगे. फिलहाल हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट एक्सेस स्पेसिफायर भी थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है इस स्टेज पे भी. बाकी डिटेल में भी देखेंगे, विद कंप्लीट कोड हम देखेंगे. तो फिलहाल जान लीजिए कि 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं. पब्लिक, नाउ डिफाइन C++ ऑब्जेक्ट्स. सो हम ऑब्जेक्ट्स देखेंगे क्या होते हैं. अ क्लास प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट्स फॉर ऑब्जेक्ट्स. सो ऑब्जेक्ट्स के लिए क्लास क्या काम करता है, एक ब्लूप्रिंट का काम करता है या फिर टेम्पलेट का. फिर उस क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. सो बेसिकली एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास. पहले क्लास बनती है, फिर हम उसी क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. जैसे फ्रूट एक क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स सारे, कोई भी ऑब्जेक्ट, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, एनी काइंड ऑफ फ्रूट, सब उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे. We declare objects of a class with exactly the same sort of declaration that we declare variables of basic types. बिल्कुल वैसे ही ऑब्जेक्ट्स को हम डिक्लेयर करते हैं जैसे किसी भी वेरिएबल को हम बनाते थे जब हम बिल्ड इन डाटा टाइप्स का यूज़ करते थे. बिल्ड इन मतलब जो ऑलरेडी रहते हैं C++ में, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल. तो यहाँ क्लास भी एक डाटा टाइप ही तो है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है ये. तो इसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे इंट एक डाटा टाइप है, वैसे ही क्लास भी एक डाटा टाइप है. क्लास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप हो गया. तो उस क्लास का नाम लिखेंगे, और जैसे हम इंट फिर वेरिएबल का नाम देते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट उस क्लास के उस क्लास के एक तरीके से वेरिएबल को ही हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट है. बिल्कुल वो वेरिएबल की तरह ही हम डिक्लेयर करते हैं. पहले क्लास का नाम लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम. तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिक्लेयर 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास बॉक्स. जो हमने क्लास बॉक्स बनाई थी, यहाँ पे देखिए ये बॉक्स नाम की क्लास बना ली. इसके अब हम 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे. ऑब्जेक्ट्स कितने भी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे बॉक्स, ये क्लास का नाम हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हमने क्या बना दिया, box1. सो डिक्लेयर box1 ऑफ टाइप. किस क्लास का टाइप है ये, बॉक्स का. और फिर बॉक्स क्लास को ही बिलोंग करता हुआ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो है box2. डिक्लेयर box2 ऑफ टाइप बॉक्स. तो बॉक्स क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ बना दिए, 2 ऑब्जेक्ट्स. उनका नाम क्या है, box1 एंड box2. और दोनों ही ऑब्जेक्ट्स उस क्लास के डाटा को या फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है. Both of the objects box1 and box2 will have their own copy of data members. इनकी अपनी अपनी कॉपीज होंगी. ये डाटा मेंबर्स को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फंक्शंस पे भी अलग अलग तरीके से वर्क कर सकते हैं. लेकिन अब डाटा मेंबर्स को एक्सेस कैसे किया जाए, ऑब्जेक्ट्स कैसे एक्सेस करेंगे, तो वो किसका यूज़ करते हैं, डॉट का. और इस डॉट को कहा क्या जाता है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर. इस डॉट की मदद से हम मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं. मेंबर्स क्या है, डाटा एंड फंक्शंस. उस क्लास के मेंबर्स को जब ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है वो किसके माध्यम से, डॉट की मदद से. इसीलिए यहाँ पे डॉट ना कह के इसको क्या कहते हैं, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर. डायरेक्टली मेंबर्स को एक्सेस कर लिया जा रहा है. कैसे किया जा रहा है वो तो विद कोड समझ आ जाएगा आगे. सो डाटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से. देखिए, द पब्लिक डाटा मेंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर. प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हम बाद में देखेंगे. फिलहाल जो पब्लिक मेंबर्स हैं उनको तो डॉट से कर रहे हैं. लेट अस ट्राई द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू मेक द थिंग्स क्लियर. अब कैसे डाटा मेंबर्स को एक्सेस किया जा रहा है उसके लिए हम एक प्रोग्राम देखेंगे. तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर बॉक्स नाम की हमने क्लास बनाई, उसमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया. तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को हमने क्या, पब्लिकली एक्सेस के राइट्स दे दिए. ये है लेंथ ऑफ बॉक्स, ये है ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स और ये है हाइट ऑफ बॉक्स. डबल मतलब डेसिमल में है ये. यहाँ पे क्लास एंड हो गई, सेमी कॉलन. फिर मेन फंक्शन आया, उसमें हमने box1 box2 नाम के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए. ये किस क्लास को बिलोंग करे, बॉक्स क्लास को. सो box1 क्या है, डिक्लेयर box1 ऑफ टाइप बॉक्स एंड box2 ऑफ टाइप बॉक्स. डबल,
फिर एक वॉल्यूम, हम वॉल्यूम सपोज वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं, और तो वॉल्यूम को हमने, इस वेरिएबल को हमने डबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि डबल टाइप का एक वेरिएबल है, उसका नाम वॉल्यूम है, और उसमें इनिशियली हमने जीरो वैल्यू दे दी। तो स्टोर द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स हियर, बॉक्स का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है वॉल्यूम। फिलहाल उसमें जीरो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है उसकी वैल्यू। फिर बॉक्स वन के अपने स्पेसिफिकेशन होंगे, वो हम कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू दे सकते हैं। तो बॉक्स वन जब ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को एक्सेस करेगा, तो किस किस कैसे करेगा, डॉट का यूज करके, मतलब डायरेक्ट मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके, नहीं स्पेसिफायर नहीं, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो बॉक्स वन डॉट हाइट, तो हाइट को ये क्या वैल्यू देना चाह रहा है, तो 5, ये 5 बॉक्स वन की हाइट को असाइन हो गई। बॉक्स वन की लेंथ को क्या वैल्यू असाइन हो गई, 6, और ब्रेथ को 7। तो डायरेक्ट हाइट लेंथ ब्रेथ नहीं लिख सकते हम बॉक्स वन ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और डॉट का यूज करेंगे। अब ऐसे बॉक्स टू के स्पेसिफिकेशंस, बॉक्स टू की हाइट में हमने 10 दे दिया, लेंथ में 12 एंड ब्रेथ में 13। फिर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वन के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो यहाँ पहले हाइट लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप किसी भी ऑर्डर में। सपोज यहाँ बॉक्स वन की हाइट हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। फिर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वन क्या होगा, हाइट लेंथ ब्रेथ इनटू हो जाएंगे, तो वॉल्यूम इसके वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, ये तीनों कैलकुलेट हो गई। और वॉल्यूम किस टाइप का वेरिएबल है, हम इधर डिक्लेयर कर चुके, डबल टाइप का, ठीक है। तो बॉक्स वन के वॉल्यूम में ये वैल्यू आ गई, क्योंकि बॉक्स वन की हाइट लेंथ ब्रेथ अपनी अलग है। फिर एंड एल मतलब अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ बॉक्स टू कैलकुलेट करेंगे हम। तो वॉल्यूम बॉक्स टू की हाइट, बॉक्स टू की लेंथ और बॉक्स टू की ब्रेथ। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स टू, ये बॉक्स टू की वॉल्यूम आ गई, और फिर एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, कोई भी नेक्स्ट आउटपुट जो भी आएगा। सो इस तरीके से हमने बॉक्स वन और बॉक्स टू की दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, और इनकी अलग अलग वॉल्यूम होगी, क्योंकि इनकी हाई लेंथ ब्रेथ हाइट हम अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वन ये हो गई, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स टू ये है। Now, when the above code is compiled and executed, it produces the following result. जब above code को हम compile और execute करेंगे, तो volume of box 1 210 है, box 2 की 1560। It is important to note that private, अभी तक हमने public members का देखा। Now, it is important to note that private and protected members cannot be accessed directly using direct member access operator. इनको डायरेक्ट डॉट की मदद से नहीं एक्सेस किया जाता है, इनका तरीका थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से अप्रोच किया जाता है इनको, वो हम आगे देखेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। वी विल लर्न हाउ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड, वो फर्दर चैप्टर्स में आपको स्लोली समझ आ जाएगा। फिलहाल हमने पब्लिक का देख लिया, प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी डिटेल में हम पढ़ लेंगे आगे के चैप्टर्स में। नाउ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं सी प्लस प्लस क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स का, और कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस भी हैं इनकी। तो सी प्लस प्लस क्या है, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एवरीथिंग इन सी प्लस प्लस इज एसोसिएटेड विद क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। फाइनली हर चीज सी प्लस प्लस में किस फॉर्म में है, क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में। क्लासेज ऑब्जेक्ट्स मतलब इनके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपने मेथड्स, मतलब डाटा और फंक्शंस को एक साथ हमने एज अ बंडल, एज अ यूनिट यूज किया है। एट्रीब्यूट्स किसको कह रहे हैं हम, डाटा को कह रहे हैं, और या फिर जो वेरिएबल्स यूज करेंगे। मेथड्स मतलब फंक्शंस जो उस डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ अ कार इज एन ऑब्जेक्ट, कार को कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट के तौर पे। उसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो जैसे उसका वेट, कलर, अपने मेथड्स होंगे सच एज ड्राइव एंड ब्रेक। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली, एट्रीब्यूट्स इधर किसको कहा जा रहा है, वेरिएबल्स को, मेथड्स फंक्शंस को। सो दीज आर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू द क्लास, दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज क्लास मेंबर्स। तो एक क्लास के मेंबर्स कौन होते हैं, यही वेरिएबल्स और फंक्शंस, जिनको एक साथ हमने एज अ यूनिट कंबाइन कर दिया है। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, क्लास भी एक डाटा टाइप है, बट ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम। हम यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी क्लास बना सकता है, और किसी भी डाटा और फंक्शंस को वो एनकैप्सुलेट कर सकता है, मतलब एज अ यूनिट उनको टुगेदर कंबाइन करके एक क्लास बना देगा। फिर उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो। एंड इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, पहले क्लास बनती तभी उस क्लास से ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं ना,
ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं। तो क्लास क्या होता है? इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट क्लास का क्या कहलाएगा? इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। तो जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं क्लास का। जैसे कोई क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए क्लास कीवर्ड, ये हम ऑलरेडी एक एग्जांपल देख चुके हैं, ये एक दूसरा एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट सेम ही है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का। आप दोनों एग्जांपल भी लिख सकते हैं और आपको जो भी याद रहे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज दैट। सपोज माई क्लास नाम की हमने एक क्लास बनाई, तो इसमें कमेंट में क्या दे दिया कि ये क्लास है, फिर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक यूज़ किया है हमने, और इसमें जो एट्रीब्यूट्स है वो दो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए, माई नम और माई स्ट्रिंग। माई नम जो एट्रीब्यूट है या वेरिएबल कह लो, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और माई स्ट्रिंग जो एट्रीब्यूट है ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो दो हमने एट्रीब्यूट्स लिए हैं यहाँ। यहाँ भी मैंने कोई मतलब हमने कोई फंक्शंस नहीं लिए, और इस क्लास को फिर हमने किससे एंड कर दिया? सेमी कॉलन से। इसको एक्सप्लेन किया गया है लाइन बाय लाइन। तो जो क्लास कीवर्ड है, कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसका क्लास कीवर्ड का हमें यूज करना है। द क्लास कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड माई क्लास। फिर है द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर विच स्पेसिफाइज दैट मेंबर्स, मतलब जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स है उस क्लास के, दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लासेस, को कोई भी एक्सेस कर सकता है। और एक्सेस स्पेसिफायर्स पे डेडिकेटेड चैप्टर भी आएगा। नाउ इनसाइड द क्लास हमने दो वेरिएबल्स लिए, माई नम और माई स्ट्रिंग। व्हेन वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास, जब क्लास में इनको हम क्या कह देते हैं? इन वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है, और जो फंक्शंस होते हैं क्लास के उनको हम मेथड्स भी कहते हैं। एट लास्ट एंड द क्लास डेफिनेशन विद अ सेमी कॉलन। जब क्लास पूरी डिफाइन कर ली हमने कि ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये मेथड्स हैं इस क्लास में, क्लास का नाम भी हम दे चुके, एक्सेस स्पेसिफायर्स बता चुके, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट क्या है, और फिर फाइनली क्लास को पूरा डिफाइन करने के बाद हम उसको करली ब्रेसेस से क्लोज करते हैं, और बिल्कुल एंड किससे करते हैं? सेमी कॉलन से। अब ऑब्जेक्ट यदि क्रिएट करना, उसके लिए क्या करेंगे? इन सी प्लस प्लस एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। हमने जैसे माई क्लास बना ली, अब यहाँ से हम नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे इस क्लास के। तो टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, तो उस क्लास का नाम लिखो और एक फिर ऑब्जेक्ट का जो भी नाम देना चाह रहे हो। टू एक्सेस द क्लास एट्रीब्यूट्स, अब ये ऑब्जेक्ट यदि इन क्लास के एट्रीब्यूट्स का एक्सेस करेगा तो फिर हम किसका यूज करते हैं? डॉट सिंटेक्स का, या फिर डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं इसको। टू एक्सेस द क्लास एट्रीब्यूट्स माई नम एंड माई स्ट्रिंग, यूज द डॉट सिंटेक्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ हम माई ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके थ्रू हम जो क्लास के एट्रीब्यूट्स है उसको एक्सेस करेंगे डॉट का यूज करके। तो उसका एक प्रोग्राम है। सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड माई ओबीजे एंड एक्सेस द एट्रीब्यूट्स। तो हमने एक क्लास बनाई माई क्लास, ये क्लास हो गई। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पब्लिक। दो वेरिएबल्स हमने लिए एट्रीब्यूट्स, माई नम एंड माई स्ट्रिंग, इंट और स्ट्रिंग टाइप के, और ये हमने क्लास को एंड कर दिया यहाँ पे। फिर इंट मेन, माई क्लास नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, माई ओबीजे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। फिर इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया जाएगा और वैल्यूज सेट की जाएगी। एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड सेट वैल्यूज। तो माई ओबीजे डॉट माई नम को हमने क्या वैल्यू दी? 15। और माई ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग को, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है तो इसको डबल कोट्स में कुछ टेक्स्ट कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ हमने सम टेक्स्ट लिख दिया। अब इन एट्रीब्यूट वैल्यूज को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो भी डॉट का यूज करेंगे। तो सी आउट माई ओबीजे डॉट माई नम में जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। फिर अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन के लिए एन लिखा है, फिर माई ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग। तो दोनों आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएंगे। तो ये इसका कंप्लीट कोड हो गया। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग टाइप यूज हुआ है डाटा टाइप, तो हमने स्ट्रिंग को एज अ हेडर फाइल भी ले लिया है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास माई क्लास, फिर दो एट्रीब्यूट्स हैं माई नम और माई स्ट्रिंग। फिर माई ओबीजे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें वैल्यू दे दी हमने 15 एंड सम टेक्स्ट, फिर इसको एज एन आउटपुट डिस्प्ले करवाया है। सो देखो माई नम में क्या था? माई ओबीजे डॉट माई नम में वो था 15, और माई ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग में सम टेक्स्ट था, तो ये डिस्प्ले हो गया। अभी तो हमने सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं सेम क्लास का। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
क्रिएट अ कार क्लास विथ सम एट्रीब्यूट्स, हम एक कार नाम की क्लास बनाएंगे और उसके एट्रीब्यूट्स देंगे कुछ, और उनको क्या पब्लिक एक्सेस दे देंगे, मतलब दे आर एक्सेसिबल एनीवेयर आउटसाइड द क्लास। तो हमने तीन एट्रीब्यूट्स लिए, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। इनका डाटा टाइप्स भी बता दिया, ब्रांड का है स्ट्रिंग, मॉडल का भी स्ट्रिंग डाटा टाइप है, और ईयर का क्या है इंट। इन तीनों को हमने कंबाइन करके एक क्लास में पुट कर दिया। क्लास का नाम है कार, और फिर यहाँ हमने सेमीकोलन से क्लास को एंड कर दिया। फिर इंट मेन फंक्शन शुरू हुआ। फिर हम इस कार का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कार है क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दिया, कार obj1। तो पहला ऑब्जेक्ट obj1 बन गया। फिर इसके ब्रांड, मॉडल और ईयर को एक्सेस करना है यदि, तो डॉट से करेंगे। तो कार obj1 डॉट ब्रांड में कौन सी वैल्यू दे दी, BMW। कार obj1 डॉट मॉडल में X5 एंड कार obj1 डॉट ईयर में 1999। ठीक है, ये तीन वैल्यूज दे दी। फिर क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ कार, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था कार obj1, अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे कार क्लास का ही। तो कार क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया कार obj2। इसके ब्रांड, मॉडल और ईयर में डॉट का यूज करके हमने क्या क्या वैल्यू दे दी, फोर्ड, मुस्टैंग एंड 1969। सो इस ऑब्जेक्ट में हमने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अलग अलग दे दी। अब इन एट्रीब्यूट की वैल्यूज को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट 1 को सी आउट कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज को। तो कार obj1 डॉट ब्रांड में जो भी होगी वो वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमने डबल कोट्स में थोड़ा स्पेस दे दिया, तो दोनों आउटपुट के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ब्रांड के बाद मॉडल डिस्प्ले होगा कि obj1 का मॉडल क्या है, फिर थोड़ा स्पेस आएगा, फिर कार obj1 डॉट ईयर, फिर ये एन है, मतलब अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। ऑब्जेक्ट 2 का भी ऐसे ही, उसका ब्रांड, फिर थोड़ा स्पेस, फिर उसका मॉडल क्या है, और फिर थोड़ा स्पेस, और फिर ईयर। तो इस तरीके से ये कंप्लीट कोड लिखा जाएगा। देखो ये कार क्लास हो गई, इसमें ब्रांड, मॉडल और ईयर है एट्रीब्यूट्स। फिर ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हमने कार क्लास के, कार obj1 एंड कार obj2। इनको, इनके एट्रीब्यूट्स को अलग अलग वैल्यू असाइन कर दी। फिर इनको हमने इंडिविजुअली दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को डिस्प्ले कराया है। तो ये पहले ऑब्जेक्ट का क्या था, ब्रांड, मॉडल और ईयर। पहले ऑब्जेक्ट का ब्रांड BMW है, मॉडल X5 एंड ईयर 1999। और कार ऑब्जेक्ट 2 का जो है ब्रांड, मॉडल, ईयर है ना, ब्रांड है फोर्ड, मॉडल है मुस्टैंग एंड ईयर इज 1969। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इस चैप्टर का अब ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या इसमें। सो चैप्टर नंबर 20 ऑफ C++, इसमें हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या चीज़ है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखे, इंडिविजुअली सबको एक्सप्लेन किया है, ऑब्जेक्ट को, क्लास को। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, जिसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों ही आते हैं। फिर C++ क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को और भी अच्छे तरीके से हमने समझने की कोशिश की है कि C++ क्लास को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो ये एक एग्जांपल लिया हमने क्लास का। फिर एक्सेस स्पेसिफायर्स देखे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। फिर C++ ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, डाटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं डॉट का यूज़ करके, ये कुछ प्रोग्राम देखा। फिर देन क्लासेस ऑब्जेक्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कुछ और प्रोग्राम्स देखे क्लास के। फिर कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर कैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को हम अलग अलग ऑब्जेक्ट से कैसे हम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं डॉट का यूज़ करके। फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं हम एक क्लास के, वो हमने कोड देखा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।